आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। और बच्चों, मैं हूं आपकी विज्ञान अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10 का अध्याय 7 हम पढ़ रहे थे, नियंत्रण एवं समन्वय। तो बच्चों, इसका जो भाग 1 था जिसमें हमने पढ़ा था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्पेशली जो मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु होता है वो किस प्रकार हमारे नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य को नियंत्रित करते हैं, संतुलित करते हैं। और मस्तिष्क की जो संरचना थी और कार्य थे वो हमने विस्तृत रूप से पढ़े थे। अब बच्चों, इस पाठ के इस वाले वीडियो में ही मतलब नियंत्रण एवं समन्वय को ही हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा अंक 2 है वीडियो का। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो भी किस प्रकार से हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यानी अधिकतर जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य है वो तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा किया ही जाता है, लेकिन साथ में ही हेल्पर के रूप में अंतःस्रावी ग्रंथियां भी जो है वो महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इसी के साथ हम पादपों में समन्वय एवं नियंत्रण को भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां विशेषकर हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने रसायन बनाती हैं। उन रसायनों को हार्मोन्स कहा जाता है। तो जो अपने हार्मोन्स को सीधे ही रक्त में प्रवाहित कर देती हैं। क्रिया स्थल तक पहुंचाने के लिए उनके पास में कोई ट्यूब या नली नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। और रक्त के माध्यम से ही वो जो रसायन होते हैं, वो जो हार्मोन्स होते हैं, वो संपूर्ण शरीर में पहुंचते हैं। ठीक है, इसी को ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्रिया स्थल पर पहुंचकर वो हमारे नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बच्चों, जैसे कि हम एक बहुत सारी जो है 8-10 हमारे यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे कि थायराइड। बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए मनुष्य में पाए जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो कार्य है, उनसे स्रावित जो हार्मोन्स है, उन सबकी एक सारणी बनाई है। इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, आपकी जो स्क्रीन पर जो चित्र आ रहा है कि कहाँ पर स्थिति है, क्या स्थिति है मनुष्य शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की, उसे आप ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि ये ग्रंथियां जो हैं वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो बच्चों, आपने जो प्रमुख ग्रंथियां थी वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, क्या उनकी हमारे शरीर में स्थिति है, वो देख ली है। अब हम एक एक ग्रंथि को पढ़ रहे हैं, उनसे स्रावित हार्मोन्स को और उनके कार्यों को देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है वो पीयूष ग्रंथि है। आपको पता है कि ये सर में हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई ग्रंथि होती है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। और इससे जो निकलने वाला हार्मोन है वो पिट्यूटराइन हार्मोन कहलाता है। पिट्यूटराइन हार्मोन में बहुत सारे तरह के हार्मोन शामिल होते हैं बच्चों, पर जो मेन हार्मोन होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है। और ये ग्रोथ हार्मोन सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। हमारी जो एक संतुलित बैलेंस्ड जो ग्रोथ होती है हमारे शरीर की, वो वृद्धि हार्मोन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही होती है। आपने कभी कभी बहुत लंबे इंसानों को या फिर कभी कभी बहुत बोने छोटे इंसानों को देखा होगा। तो वो जो बोने इंसान, जो छोटे इंसान जो अपनी औसत लंबाई को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनके बचपन में इस ग्रोथ हार्मोन की कमी रही, इस वजह से वो अपनी संपूर्ण लंबाई जो है वो प्राप्त नहीं कर पाए। इसी प्रकार से जो बहुत लंबे इंसान होते हैं उनमें ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो जरूरत से ज्यादा स्रावित हुआ, इस वजह से उनकी जो लंबाई है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो ग्रंथियां अपना कार्य कर रही है, जो हार्मोन से स्रावित कर रही है, उनकी एक नियंत्रित मात्रा भी, एक संतुलित मात्रा भी हमारे शरीर में आवश्यक होती है। यदि वो ज्यादा हार्मोन से स्रावित करें तो भी हमारे लिए नुकसान है, और यदि वो कम हार्मोन से स्रावित करें तो भी हमारे लिए नुकसान होता है। अब आ जाती है नेक्स्ट ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये हमारे गले में यहाँ पर स्थित होती है। तो इससे जो हार्मोन्स निकलता है वो थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है, और ये शरीर में वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। यानी हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के उपापचय के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा
आयोडीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और इसीलिए हम जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आयोडीन की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाएगी तो ये आउटू ग्रंथि जो है, थायराइड ग्लैंड जो है, वो अपना कार्य करना कम कर देती है और उस स्थिति में हमारा जो गला है वो सूजकर लटक जाता है। गलगन रोग, वाइटर रोग जो है वो हमें हो जाता है। इन स्थितियों से बचने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा आयोडीन वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो खाएं और साथ में जो आयोडीन वाला नमक होता है उसे ही हम अपने भोजन में प्रयुक्त करें। थर्ड जो ग्रंथि आ जाती है वो है अधिरक्त ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं और ये हमारे वृक्कों पर, किडनी पर उपस्थित होती है, जैसा कि आपने चित्र में देख लिया होगा। ये जो हार्मोन साबित करती है उसे एड्रेनलिन हार्मोन कहा जाता है और इस एड्रेनलिन हार्मोन को हम करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे बच्चों, ये पूरा ही आपका जो सारणी बनाई है मैंने, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपसे ये वाला जो प्रश्न है 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कि करो या मरो हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रेनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये संकटकालीन परिस्थितियों में हमें क्या करना है, हमें लड़ना है या हमें भागना है उस स्थिति से, उन स्थितियों के लिए ये हमें तैयार करता है। ये देखिए, संकटकालीन परिस्थितियों से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करता है। इस वजह से इस एड्रेनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे बच्चों, एक स्थिति है कि आपके सामने शेर आ गया या बेल भागता हुआ आ रहा है, तो उस स्थिति में या तो आपको उससे लड़ना है या फिर आपको भागना है। इन दोनों स्थितियों के लिए ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो आपको तैयार करेगा। तो सबसे पहले, और ये जो क्रिया होती है वो 1 सेकंड के भी लाखवें हिस्से में संपादित हो जाती है बच्चों। तो जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन ये एड्रेनल ग्रंथि स्रावित करेगी, तुरंत वो रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाएगा। आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता है आपको बॉडी को, तो हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। श्वसन दर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका जो खून का प्रवाह है वो पाचन तंत्र, त्वचा, जहां पर आवश्यकता नहीं है उधर की तरफ बहना कम हो जाएगा, बल्कि जो कंकाल पेशियां हैं जिनसे हमें भागना है या फिर लड़ना है, उन कंकाल पेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा और बहुत सारी स्थितियां आप अपने शरीर में महसूस करेंगे। वो स्थितियां आपके शरीर में घटित होती हैं और आप उस स्थिति के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कि आपको लड़ना है या भागना है, उस स्थिति के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी ग्रंथि जो होती है वो आपको तैयार करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रंथि पे आते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। ये पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में स्थित थी उसके ऊपर ही पाई जा रही है, तो ये गले में स्थित होती है। पैराथायराइड हार्मोन, जिसे कि PTH हार्मोन भी कहा जाता है, इस हार्मोन को ये स्रावित करती है और ये हार्मोन हड्डियों और रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी हड्डियों और रक्त को सही ढंग से कार्य करने के लिए हमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जो है वो भी संतुलित मात्रा में खाने की आवश्यकता होती है। फिर आ जाती है थाइमस ग्रंथि। ये थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है और ये थाइमस ग्रंथि आपने देख ही लिया होगा कि आपके फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। ये हार्मोन जो होता है वो श्वेत रक्त कणिकाएं, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। बच्चों, हमारे रक्त का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली में, यानी बीमारियों से, रोगाणुओं से, वायरस जो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न कर देते हैं उनसे लड़ने में हमारी मदद करती हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की पाई जाती हैं और उसमें से एक प्रकार होता है टी लिम्फोसाइट्स। तो ये टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण में मदद करती हैं, जो कि प्रतिरक्षा व संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है। फिर आ जाता है पीनियल ग्रंथि, जो कि हाइपोथैलेमस में मस्तिष्क का हमने पढ़ा था, मस्तिष्क की संरचना हमने पढ़ी थी। पीनियल ग्रंथि हाइपोथैलेमस में मस्तिष्क में स्थित होती है
और ये जो हार्मोन स्रावित करती है उसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन, जिसे कि नींद हार्मोन भी कहा जाता है। और इसका कार्य है, इस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करने में यह हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बच्चों, आप रोज 5 बजे उठते हैं, तो आप अब संडे है, छुट्टी है, और आप नहीं चाहते कि हमें 5 बजे नहीं उठना, आप चाहते हैं कि हम 7 बजे उठेंगे। तो लेकिन आप देखिए, आप कोई अलार्म लगाकर नहीं सोए हैं, उसके बावजूद भी आपकी नींद एक बार तो 5 बजे उठ ही जाती है। तो इसी तरह से अगर आप 10 बजे सोते हैं रात को, तो 10 बजते बजते आप समय न देखें, घड़ी न देखें, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी इस तरह की है कि 10 बजते बजते आपको नींद आने लग ही जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा सोना उठना जो होता है, जो हमारे शरीर की जैविक घड़ी है, उसे नियंत्रित करने का काम मेलेटोनिन हार्मोन या नींद हार्मोन करता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। और ये वाला जो हार्मोन है वो अंधेरे में ज्यादा स्रावित होता है और प्रकाश में कम स्रावित होता है। इसी वजह से दिन में हम बहुत कम सोते हैं, और रात में जब ये हार्मोन ज्यादा स्रावित होने लग जाता है और हम चाहते हैं कि भाई अब तो नींद आ रही है और लाइट बंद कर दी जाए, अंधेरा कर दिया जाए, उस स्थिति में ये हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है और हमें तुरंत नींद आ जाती है। फिर है वृषण। तो बच्चों, ये जो लिखे हुए हैं मैंने अब लास्ट वाले, वृषण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस और अग्नाशय, ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। और देखिए, वृषण और अंडाशय जो है वो हमारे जनन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का महत्वपूर्ण अंग है, जो हमने पढ़ा है। इसी प्रकार से अग्नाशय जो होता है वो हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। तो ये जो अंग हैं, ये अपने अपने कार्य तो कर ही रहे हैं, अपने तंत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा ही रहे हैं, साथ में ही ये कुछ हार्मोन्स बना करके अंत और उसे रक्त में प्रवाहित करके अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करते हैं। इसलिए इस सारणी में हमने इन्हें भी शामिल किया है, और जब अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात की जाएगी तो हम इनकी भी बात करेंगे। तो वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। आपको पता है जनन तंत्र में पाया जाता है ये, और शुक्राणु निर्माण में और द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण प्रकट करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शुक्राणु निर्माण एक आयु के बाद शुरू हो जाते हैं, 13-14 साल की उम्र के बाद, और इसी प्रकार से द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण, जो कि पुरुषों में होते हैं, दाढ़ी मूंछों का आना, छाती का विस्तारित होना, आवाज का भारी होना, तो इस तरह के जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं वो भी इसी हार्मोन की वजह से शुरू होते हैं। फिर है अंडाशय, जिसे ओवरी कहा जाता है। ये मादा जनन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो है एस्ट्रोजन, और ये मादा लैंगिक अंगों के विकास में, अंडों के निर्माण में और मासिक चक्र का नियमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है हाइपोथैलेमस, जो कि मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है। ये मोचक हार्मोन स्रावित करता है और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव का नियंत्रण करता है। यानी पीयूष ग्रंथि को कब कौन सा हार्मोन स्रावित करना है, कितनी मात्रा में स्रावित करना है, उस बात का नियंत्रण ये मोचक हार्मोन करते हैं। लास्ट आ जाता है अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं, और ये हमारे पाचन तंत्र की महत्वपूर्ण ग्रंथि मानी जाती है। इससे जो ये भी बहुत सारे हार्मोन स्रावित करता है, लेकिन जो मेन 2 हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, और ये जो दोनों हार्मोन्स हैं वो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। बच्चों, आपने कई लोगों को देखा होगा जिन्हें डायबिटीज रोग हो जाता है, और ऐसे लोगों को शक्कर नहीं खाएं, ऐसी सलाह दी जाती है, मीठा न खाएं। तो उन लोगों में क्या होता है कि ये अग्नाशय, जिससे जो इंसुलिन है वो कम मात्रा में स्रावित होता है, और कम मात्रा में स्रावित होने के कारण रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और वो मूत्र के साथ बाहर निकलने लगती है। तो ऐसी स्थिति में शरीर में कमजोरी आ जाती है और बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इस वजह से इन लोगों को इस इंसुलिन की मात्रा को सही रखने के लिए या तो टैबलेट्स दी जाती है, और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो उन्हें इंजेक्शंस भी इंसुलिन के लगाए जाते हैं। तो इस वजह से, और जो ग्लूकेगॉन होता है वो यदि ज्यादा है, मतलब कम है इंसुलिन की मात्रा,
और रक्त में उसको सही नियंत्रित करना है तो ग्लूकेगॉन जो है उस स्थिति को ज्यादा बढ़ा देता है, शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है। इस तरह से जो इंसुलिन है और ग्लूकेगॉन है वो विपरीत कार्य करते हैं और हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा जो है वो बराबर बनी रहती है। स्थिति जब गंभीर हो जाती है, जब ये अग्नाशय से कोई भी हार्मोन कम साबित होता है या ज्यादा साबित होता है। तो बच्चों, ये थी आपके शरीर में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण ग्रंथियां, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य कि वो क्या क्या कार्य हमारे शरीर में करते हैं। मैं सोचती हूँ कि इसे आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी है और आपसे इससे संबंधित एक न एक क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा जरूर पूछा जाता है। बच्चों, अब तक हमने ये देखा कि जो मनुष्य है उसमें किस किस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पादपों में समन्वय का कार्य किस प्रकार होता है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पादपों में कोई पेशी तंत्र या कोई तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, ऐसा कुछ भी पादपों में नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी हम उनकी वृद्धि तो देखते ही हैं। तो वो जो वृद्धि होती है या हमने कई प्रकार की जो गतियां होती है वो भी हम देखते हैं। जैसे अगर हमने चित्र में देखिए, जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, कि जैसे हमने छुई मुई के पौधे को हाथ लगा दिया तो उसकी जो पत्तियां होती है वो तुरंत ही सिकुड़ जाती हैं। और इसी प्रकार से आपने फूलों का खिलना, जो कि सुबह खिल जाते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं, और पत्तियां जो होती हैं वो रात के टाइम पे थोड़ी सी मुरझा जाती हैं और सुबह में वो हमें फ्रेश दिखती हैं। तो इस तरह से स्टोमेटा की जो गति होती है, रंध्रों की गति, तो बहुत सारी जो गतियां हैं वो भी हमें प्रत्यक्ष रूप से पौधे में वृद्धि के अलावा दिखाई देती हैं। तो पादप अपने समन्वय के लिए या तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसा कि अभी सुई मुई के पौधे में हमने देखा, या फिर वो वृद्धि करते हैं। और ये जो वृद्धि होती है वो पर्यावरणीय प्रेरकों जैसे प्रकाश, गुरुत्व, जल, रसायन आदि द्वारा नियंत्रित की जाती है। और ये देशिकियां अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर भी हो सकती है या उद्दीपन से विपरीत दिशा की तरफ भी हो सकती है। तो बच्चों, ये जो गतियां पाई जाती हैं वो 4 तरह से प्रेरित होती है। कैसे कैसे देखते हैं। पहला जो है वो प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। इसमें पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की ओर गति करते हैं, जैसे कि सूरजमुखी में आपने देखा होगा कि सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे एक तरफ झुका हुआ हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे सुबह सूरज अपनी गति करता है उसी तरह से सूर्य की तरफ मुड़ते मुड़ते शाम को पूर्व से होते होते दिन में वो बीच में आ जाता है और शाम के टाइम में वो पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। इसी के अलावा आपकी बुक में एक प्रयोग भी दिया हुआ है कि यदि हम किसी पौधे को इस तरह से रखें कि सिर्फ एक खिड़की खुली हुई है और पूरे कमरे में अंधेरा हो, तो 2-4 घंटों बाद हम ये देखेंगे कि जो पौधा पहले सीधे ही था वो अब उस प्रकाश की ओर, उस खिड़की की ओर मुड़ जाता है जिस तरफ की वो खिड़की खुली हुई है। तो इस प्रकार से प्रकाश से प्रेरित होकर प्रकाश की तरफ मुड़ना, ये प्रकाशानुवर्तन फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। इसी का विपरीत हो जाता है गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रोपिज्म, जो कि हमें जड़ों में देखने को मिलता है कि गुरुत्व या पृथ्वी की ओर गति, जैसे कि जड़ों की गति। आप किसी भी पौधे को निकाला है आपने अभी तो जमीन से, तो वो सीधी ही रहेंगी जड़ें। अब आप उसको 2-4 घंटों के लिए इस तरह से यूं लेटा दीजिए और पानी की व्यवस्था रखिए कि भाई वो जो है टेढ़ा हो जाए, सीधा ना रहे, टेढ़ा हो जाए। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो जो जड़ें जो सीधी थी वो अब जमीन की तरफ झुक गई हैं। यानी जड़ों में जो होती है गति वो पृथ्वी की ओर गति होती है और इसे गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। फिर आ जाता है जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये होती है जल की गति, जल की तरफ गति। जैसे बड़े पेड़ों में बच्चों आप जो सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए होते हैं या जंगलों में जो पेड़ लगे हुए होते हैं उनमें बारिश के अलावा और कभी आपको कोई पानी देते हुए नहीं दिखता होगा। तो ऐसे पेड़ जो होते हैं वो पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो
तो जो जमीन में पानी रहता है, जमीनी पानी, भूमिगत पानी जो रहता है, उधर की तरफ ये जल की तरफ, उस जल की तरफ ये जो जड़ें होती है बड़े पेड़ों में वो गति करती हैं और इसे जलानुवर्तन भी कहा जाता है। अगर हम एक प्रयोग करें तो एक पौधे को लगा दिया जाए मिट्टी में और उधर हम पानी नहीं डाल रहे बल्कि थोड़ी देर पर दूर हम पानी की व्यवस्था करें, एक बॉटल में छेद करके उसमें घुसा दें, तो हम ये धीरे धीरे पानी रिसता रहेगा उसमें से, लेकिन पौधे को तक नहीं जा रहा है। तो हम ये देखते हैं थोड़ी देर बाद कि वो जो पौधे की जड़ें हैं वो खुद ही अपने आप टेढ़ी हो जाती हैं उस पानी की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि जल की तरफ जो गति होती है वो जलानुवर्तन, जल से प्रेरित होती है तो जलानुवर्तन या हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाती है। इसी प्रकार रसायनुवर्तन, कीमोट्रोपिज्म, और किसी रसायन की प्रेरणा से गति होती है इसके अंदर, जैसे कि निषेचन के समय फूलों, जब फल बन रहा है तो फूलों के अंदर जो पराग नलिका होती है वो बीजांड की ओर गति करती है और तभी निषेचन होता है। तो यहाँ पर जो बीजांड है वो विशेष प्रकार के रसायन स्रावित करता है, इस वजह से वो जो पराग नली की जो नलिका होती है वो उस रसायन से प्रेरित होकर उस बीजांड तक रास्ता ढूंढ लेती है, वहां तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से इस तरह की गतियों के द्वारा पौधे जो हैं वो अपने उद्दीपन के प्रति अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। बच्चों, हमने पादपों में जो पाए जाने वाली गतियां थी उद्दीपन के प्रति वो पढ़ ली है और अब आ जाते हैं हम पादप हार्मोन पर। जिस तरह से हमने जंतुओं में हार्मोन्स पढ़े, अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी जो कि हार्मोन से स्रावित करती हैं, उसी तरह से कुछ पादप हार्मोन्स भी होते हैं जो इनमें होने वाली बहुत सारे गतियों को, नियंत्रण को और बहुत सारे जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं होती हैं उन सबको समन्वित करने का कार्य ये करते हैं। परंतु पादपों में हमारी तरह से कोई विशेष प्रकार की ग्रंथियां नहीं होती, इनमें लगभग संपूर्ण भाग जो होता है वो ही हार्मोन्स को बनाने का कार्य करता है। तो किसे कहते हैं फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन? तो विशेष प्रकार के वे रसायन जो पादप वृद्धि, विकास व पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। इनका संश्लेषण स्थल जो होता है और क्रिया स्थल जो होता है, यानी बनते कहाँ हैं और काम कहाँ करते हैं, तो इनका जो संश्लेषण स्थल है और क्रिया स्थल है वो अलग अलग होता है। विसरण की क्रिया के द्वारा ये अपने क्रिया स्थल पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर ये पुष्पन, अंकुरण, सुप्त अवस्था, कोशिका विभाजन, बीज निर्माण, प्रकाशानुवर्तन, वसंतीकरण आदि प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बच्चों, पौधों में जो पाए जाने वाले हार्मोन से मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन जो होता है सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है और ये स्पेशली जो प्ररोह का टिप होता है, शूट टिप जो होता है वहां पर ज्यादा मात्रा में बनता है प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसी वजह से बच्चों आपने ये देखा होगा कि जिन पौधों को हम घना करना चाहते हैं, जिनमें हम ज्यादा फूल लगाना चाहते हैं, जिनकी शाखाएं ज्यादा वृद्धि करना चाहते हैं, जैसे कि मेहंदी हो गई, टमाटर हो गए, बेर हो गए, इस तरह के जो पौधे हैं जिनको हम नहीं चाहते कि ये लंबे उगे, हम चाहते हैं कि ये झाड़ियों के रूप में बहुत ज्यादा फैले, उन पौधों की जो टिप है वो काटते हुए आपने माली को देखा होगा, या घर में अगर पौधे लगा रखे हैं तो मम्मी पापा भी उन जो टिप्स होते हैं उनको काट देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन बनना कम हो जाता है और पौधों की फिर लंबाई में वृद्धि नहीं होती, फिर पौधों की शाखाओं में वृद्धि होती है, वो घने हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करता है। सेकंड जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन, ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। थर्ड होता है साइटोकाइनिन, जो कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और कोशिका विभाजन जो है वो फलों और बीजों में अधिक मात्रा में होता है, इसलिए फलों और बीजों में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर है एब्सिसिक अम्ल, ये एक संदमक हार्मोन है बच्चों। संदमक का मतलब रोकने वाला, विपरीत हार्मोन। ये तीनों हार्मोन तो अच्छी चीजों में वृद्धि कर रहे थे, लेकिन ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है ये वृद्धि का संदमन करता है। अरे भाई, अगर पेड़ बढ़ता ही जाएगा, फल आते ही जाएंगे, तो उन्हें कोई रोकने वाला भी तो चाहिए। तो इन कामों को रोकने का जो काम करता है, यानी सभी कुछ एक नियंत्रित सीमा में होना चाहिए, तो इनको जो रोकने का काम होता है वो एब्सिसिक अम्ल का होता है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि एक संदमित हार्मोन का नाम बताइए, तो वो होगा एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट
क्योंकि यह जरूरत पड़े तो प्रेरक का काम कर लेता है, और यदि इसको लगता है कि प्रेरक तो बहुत सारे हो रहे हैं, अब मुझे संदमन का काम करना चाहिए, तो ये संदमन का काम भी कर लेता है। यानी ये दोनों ही तरह से कार्य करता है। गैसीय हार्मोन है, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि एक गैसीय हार्मोन का नाम बताइए, गैस अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा एथिलीन। तो ये गैसीय हार्मोन है। पकने वाले फलों व जीर्ण ऊतकों में, जो ऊतक बूढ़े होते जा रहे हैं, जीर्णता से गुजर रहे हैं, उन ऊतकों में ये बनता है और फलों के पकने में, और एक तो फलों के पकने में सहायता करता है और दूसरा बीज व कली की निष्क्रियता को समाप्त करता है, जिससे बीज जो है उसमें अंकुरण होता है और कली जो होती है वो खिलती है। तो इस तरह से बच्चों, ये पौधों में पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स थे, जिनकी सहायता से वो जो गतियां पढ़ी हमने और ये जो हार्मोन पढ़े, इन दोनों की सहायता से ही पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य संपादित होता है। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो कि मनुष्यों में नियंत्रण एवं समन्वय था और पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय था, ये हमने पढ़ लिया है। ये लेसन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वालों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए, जो बच्चे निरंतर रूप से किसी न किसी कार्य की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, उन बच्चों के लिए विशेषकर ये जो वीडियोस हैं, मैं उन्हें उनकी भाषा में बता रही हूँ। साथ में मैं कुछ इंग्लिश टर्म्स भी आपको दिए रहती हूँ, ताकि आपको उनकी इंग्लिश टर्म्स भी पता हो। उसी से ही तो बच्चों, हम ये जो इंग्लिश माध्यम हमारा चल रहा है, हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी को तो हमें महत्व देना ही है, लेकिन ऐसी कोई भाषा नहीं होनी चाहिए, विशेषकर इंग्लिश हमारे यहाँ पर ज्यादा बोली जाती है, तो इंग्लिश ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि हमें बिल्कुल ही समझ में ना आए, क्योंकि हमें बहुत उन्नति के शिखरों पर पहुंचना है बच्चों। तो इस वजह से ये जो इंग्लिश वाले शब्द होते हैं, इन्हें भी आप ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा समझने का और पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ आप जानते हैं आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को अपने वीडियोस से जोड़िए, ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद।